मित्रों, देश में जब से वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य हुआ है, तब से देश में एक वर्ग अपने आक्रोश का सार्वजनिक शाब्दिक प्रदर्शन कर रहा है। डीएनए मित्रों, धार्मिक आस्था का संदर्भ देते हुए कहा जा रहा है कि हम सिर कटा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। संक्षेप में यह तर्क दिया जा रहा है कि हमारे लिए धर्म पहले है, राष्ट्रवाद बाद में। मित्रों, आंखों पर धार्मिक कट्टरवाद का मोटा चश्मा पहनने वालों और राष्ट्र के खिलाफ धार्मिक विश्वास को खड़ा करने वालों को आज फ्रांस के मुसलमानों से सीखना चाहिए। इन्हें समझना चाहिए कि कैसे भारत से 6,600 किलोमीटर दूर फ्रांस में मुसलमान देश के कानून को मानने की शपथ ले रहे हैं और कैसे भारत में चंद कट्टरपंथी आधी अधूरी जानकारी को आधार बनाकर ये जिद पाल रहे हैं कि हम कानून नहीं, शरिया मानेंगे। मित्रों, सोचिए, धर्म के सिद्धांत एक, आस्था एक ही जैसी, क्या फिर 6,600 किलोमीटर की दूरी धार्मिक नियम कायदे को बदल देगी? ये सवाल बड़ा है। इस सवाल के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है पेरिस की ग्रैंड मस्जिद की एक पुस्तक जो फ्रांस के मुसलमानों को बता रही है कि उन्हें फ्रांस के कानून का मानते हुए अपने धार्मिक विश्वास का पालन करना है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां एक मौलाना कह रहे हैं जिस स्कूल में वंदे मातरम का गायन होगा उस स्कूल से हम अपने बच्चों को निकाल लेंगे। सोचिए, दोनों ही एक धर्म इस्लाम के फॉलोअर हैं, लेकिन दोनों की सोच में कितना फर्क है। पहले कट्टरपंथ के दायरे में कैद छोटी सोच वाले मौलानाओं को बताते हैं कि पेरिस के मुसलमानों ने आखिर क्या कहा है। मित्रों, पेरिस की ग्रैंड मस्जिद ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। करीब 100 पन्नों की इस किताब में फ्रांस के मुसलमानों को बताया गया है कि कैसे वो फ्रांस के कानूनों का पालन करते हुए अपनी धार्मिक आस्था का पालन कर सकते हैं। संक्षेप में इस किताब के कुछ बड़े पॉइंट्स हम आपसे शेयर करते हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलानाओं को यह बहुत ही ध्यान से देखना और समझना चाहिए। पेरिस की ग्रैंड मस्जिद की किताब में कहा गया है कि इस्लामिक नियम और फ्रांसीसी सिविल कानून में कोई विरोध नहीं है। देशभक्ति ईमान का हिस्सा है, यानी हर मुसलमान का कर्तव्य है। फ्रांस के कानून में जो स्त्री पुरुष समानता की बात कही गई है, इस्लाम भी इसकी वकालत करता है। सूरा अल बकरा के हवाले से कहा गया है कि इस्लाम भी पुरुष और महिला में समानता को मानता है। हिजाब को व्यक्तिगत चुनाव बताते हुए कहा गया है कि पहनावा सम्मानजनक होना चाहिए। नौकरी के लिए जरूरी हो तो हिजाब को हटाना जायज है। गर्मियों के मौसम में रमजान के दौरान रोजा तोड़ने की अनुमति दी गई है। ग्रैंड मस्जिद ने अपनी किताब में कहा है कि समलैंगिकता इस्लाम में हराम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक है तो उसे बीमार मानकर सम्मान और दया से पेश आना चाहिए। ईश निंदा पर संयम और गरिमा के साथ पेश आने की अपील की गई। साथ ही दूसरे धर्मों का सम्मान करने की भी बात कही गई है। डीएनए मित्रों, 100 पन्ने की किताब में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि देशभक्ति पहले है, हिजाब जरूरी नहीं है, रमजान में रोजा तोड़ सकते हैं, समलैंगिकता का विरोध सही नहीं है। यानी फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों के लिए वहां का कानून पहले है, शरिया बाद में है। कानून का पालन करना अनिवार्य है, धर्म निजी विषय है। भारतीय संविधान को ही हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। हमारी जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो धार्मिक हमारी पूजा पद्धति हैं, वो हमारी पर्सनल हैं। सोचिए, अगर यही बात भारत में कही गई होती तो क्या हो गया होता। हाथ में पोस्टर लिए हजारों उपद्रवी सड़क पर उतर आए होते, जैसे आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन के समय उतरे थे। हिजाब पर कोई टिप्पणी कर दे तो ये बंद बुद्धि वाले कट्टरपंथी कहेंगे हमारी धार्मिक आस्था में दखल दिया जा रहा है। वंदे मातरम गायन को ये इस्लाम में हस्तक्षेप बता रहे हैं। पहले आप ऐसे ही एक मौलाना को सुनिए जो वंदे मातरम के विरोध में आक्रोश की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्था हो या कोई भी इदारा हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर वहां पर इस तरह गवर्नमेंट कंपलसरी करती है कि आपको वंदे मातरम कहना होगा, यानी धरती की पूजा करना होगी, तो फिर ऐसी जगहों पर हम अपने ना बच्चों को अलाउ करेंगे ना किसी और को अलाउ करेंगे। सोचिए, अपनी छोटी सोच के पिंजरे में कैद मौलाना बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने देंगे। मित्रों, एक मौलाना पेरिस की ग्रैंड मस्जिद के हैं जो बता रहे हैं कि फ्रांस में शरिया नहीं कानून चलेगा, और एक ये मौलाना है जो कह रहे हैं साहब हम कानून नहीं मानेंगे, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, और अगर राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया गया तो अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
आज इन मौलानाओं को फॉलो करने वालों को विवेकपूर्ण तरीके से सोचना और समझना चाहिए। तर्क और बुद्धि से बैर रखने वाले ऐसे मौलाना और उनके वैचारिक मित्रों की वंदे मातरम को लेकर जानकारी कितनी सीमित और गलत है, अब हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले फ्रांस की बात कर लेते हैं। मित्रों, कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस में सख्ती नई नहीं है। 1989 में, यानी आज से 37 साल पहले, फ्रांस में पहली बार हेडस्कार्फ विवाद में 3 लड़कियों को स्कूल से निकाला गया। तब से एक के बाद एक फ्रांस ने कई ऐसे कानून बनाए जो मौलानाओं की शरिया वाली सोच से 360 डिग्री खिलाफ है। भारत में वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलानाओं को आज हमारी ये रिसर्च बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों को बैन कर दिया। असर यह हुआ कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब और स्कार्फ नहीं पहन सकती। मौलाना कहते हैं कि शरिया में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। 2010 में फ्रांस ने बुर्का और नकाब पर बैन लगा दिया। मौलाना कहते हैं कि नकाब और बुर्का महिलाओं के लिए अनिवार्य है और फ्रांस का कानून कहता है सार्वजनिक जगहों पर चेहरा नहीं ढक सकते। 2016 में फ्रांस ने बुर्किना यानी पूरे शरीर को कवर करने वाले स्विमसूट को बैन कर दिया। मौलाना कहते हैं कि बुर्किनी महिलाओं के लिए अनिवार्य है, हालांकि बाद में कोर्ट ने फ्रांस सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। 2021 में फ्रांस में एंटी सेपरेटिज्म कानून बनाया गया। शरिया 4 शादी की इजाजत देता है। फ्रांस ने बहुविवाह और फोर्स्ड मैरिज को बैन कर दिया। 2023 में फ्रांस ने स्कूलों में अबाया और कमीज को स्कूलों में बैन किया। मौलाना कहते हैं कि अबाया कमीज इस्लामिक पहचान का हिस्सा है, लेकिन फ्रांस का कानून कहता है ये नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? मौलाना जिस हिजाब को, बुर्का, नकाब को, अबाया को, 4 शादियों को इस्लाम की पहचान से जोड़ते हैं, फ्रांस ने उन्हें बैन कर दिया। अब पेरिस की ग्रैंड मस्जिद की किताब कह रही है सरकार सही है, कानून सही है, कानून का पालन करिए, अपनी आस्था को कानून के दायरे में रखिए। सोचिए अगर भारत में ऐसा होता तो क्या होता? हंगामा होता, बवाल होता। मित्रों, 4 साल पुरानी बात है। जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी में शिक्षा संस्थानों में हिजाब बैन किया गया तो कट्टरपंथियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। 4 साल बाद भी ये कट्टरपंथी एक छोटी सोच के दायरे में कैद हैं। फ्रांस के मुसलमान शपथ ले रहे हैं कि हम पहले कानून को मानेंगे, लेकिन 6600 किलोमीटर दूर हमारे देश के मौलाना कह रहे हैं सिर कटा देंगे, लेकिन कानून नहीं मानेंगे। फ्रांस के मौलाना कह रहे हैं देशभक्ति धर्म का हिस्सा है, लेकिन हमारे देश के मौलाना क्या कह रहे हैं? कुछ मौलाना क्या कह रहे हैं? देशभक्ति नहीं, धर्म भक्ति प्रमुख है, ये कह रहे हैं गर्दन कटा देंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कानून ने हमें अधिकार दिया है, तो कोई किसी के मुंह में अपनी बात क्यों कहेगा कि ये बोलो और वो न बोलो? इसका मतलब ये है कि ऐ ज़मीन हम तेरी पूजा करते हैं। तो ये ज़बरदस्ती वाली बातें कि किसी से कुछ बोलवाना, बस यही सही नहीं है। क्या ईमान आगे में खतरे में आएगा अगर ये कहते हैं तो? किस लाइन? लेकिन इस लाइन पे वंदे मातरम हम पूजा थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ज़मीन पे हम सजदा करते हैं, सजदा, लेकिन सजदा तो हम अल्लाह के लिए करते हैं ना, किसी वैसे तो नहीं करते। वंदे मातरम से ऐतराज है, हम इस पे हम किसी चीज़ की पूजा नहीं कर सकते, मुसलमान हैं ये। नहीं, ये चीज़ हमारे को इजाज़त नहीं देती भाई। क्यों नहीं है? क्या बस है अपना हिसाब, आपका अपना हिसाब है। मैं आपसे कहूँ मीट खा लो, आप नहीं खाओगे। धार्मिक मामला है हमारा इस्लामी मामला है। हमारा अपनी एक सोच है, विचारधारा है हमारी अपनी मुस्लिमों की। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है, उसी के आगे झुका जाता है। ना ही कोई ऐसा अल्फाज बोल सकते और ना ही कोई ऐसा कार्य कर सकते जो अल्लाह की शान के खिलाफ या उसके अपोजिट जाता हो। हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसलिए नहीं गाएंगे कि हम वंदना सिर्फ अपने अल्लाह की करते हैं, अपने ईश्वर की करते हैं, इसके अलावा हम किसी की बंदगी नहीं करते। सोचिए क्या 6600 किलोमीटर की दूरी से धर्म के सिद्धांत बदल जाते हैं? नहीं बदल सकते। कोई इन बंद बुद्धि मौलानाओं को समझाए कि ऐसा नहीं होता। पता नहीं इनके दिमाग में शरिया का कौन सा वाला एडिशन अपलोड है, पता नहीं इनके दिमाग ये देश विरोधी सोच किस गोंद से चिपक गई है जो हटती ही नहीं है। मित्रों, ये मजहब के नाम पर डबल स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रांस के मौलाना भी फ्रांसीसी कानून का विरोध करते, लेकिन वहां तो कानून प्रथम की शपथ ली जा रही है। अब देखिए ना, हमारे देश में छोटी सोच वाले चंद कट्टरपंथी एक सुर में वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। कहते हैं वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है, वंदे मातरम में मूर्ति पूजा का जिक्र है।
आज हमने सोचा इनसे पूछते हैं कि भाई साहब जरा विस्तार से बताइए कि वंदे मातरम के किस छंद में कौन सा वाक्य इस्लाम विरोधी है, वंदे मातरम की किस लाइन, किस शब्द से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। बहुत ही दिलचस्प जवाब मिले, आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। को एक बार बता दीजिए ना, जिससे आपत्ति है, लोग भी समझ जाएंगे। नहीं, वो लोग समझ जाएंगे जब आपका वो एंकर उस पर तज्जिया करेगा, उसको आप समझ जाएंगे कि वो मैंने कहा नहीं, हम अपना मतलब बता सकती हैं। तो जो लाइनें जिससे आप कह रहे हैं कि कुछ जुमलों से आपत्ति है, वो आपत्ति हमको बता सकते हैं, वो जुमले बता सकते हैं? नहीं, देखिए असल में हर आदमी का अपना मजहब है और उसको अपने मजहब के एतबार से ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। मतलब इसे क्या कहा जाए, विरोध कर रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं है किसका विरोध कर रहे हैं। बस कहीं से सुन लिया कि वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है, इसे रट लिया और इसी रटंत विद्या को तर्क बनाकर सिर कटाने, स्कूल छोड़ने का ऐलान होने लगा। सोचिए इन्हें अब क्या कहा जाए। मित्रों, ये एक पैटर्न बन गया है। कहीं से ऐलान हो जाता है ये नियम इस्लाम विरोधी है, ये इस्लाम का अपमान है, उसके बाद कोई अपना दिमाग नहीं लगाता, भीड़ विरोध करने सड़क पर उतर जाती है। आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन में भी यही देखने को मिला था। डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ऑपरेशन एआई चलाने जा रहे हैं, जिसके टारगेट पर ईरान के खलीफा यानी आयतुल्लाह खामनेई है। मित्रों, इन दिनों एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, यह शब्द है एंथ्रोपिक एआई, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसकी वजह से भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर नीचे आ गए। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का ट्रंप कनेक्शन सामने आ गया है। मित्रों, आज अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करने के लिए अमेरिकी सेना ने इसी एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस टूल ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस के उन संवेदनशील इलाकों का चयन किया था जिन पर आगे चलकर अमेरिकी वायुसेना ने बमबारी की थी। इसके साथ साथ सैटेलाइट की तस्वीरों का आकलन करके इस एआई टूल ने यह भी बता दिया था कि मादुरो की सुरक्षा को किस तरह भेदा जा सकता है। यानी महीनों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मादुरो से जुड़ी हर डिटेल की जानकारी जुटाई गई। फिर उस जानकारी का एआई से आकलन करके मादुरो को किडनैप कर लिया गया। मित्रों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ट्रंप ने एक बयान में कहा था उन्हें खामनेई के बारे में छोटी से छोटी जानकारी पता है। इसका सीधा मतलब है कि एंथ्रोपिक या फिर उस जैसे किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खामनेई से जुड़ी हर डिटेल का आकलन अमेरिका कर रहा है। मित्रों, ट्रंप की प्लेबुक यानी प्लान में एक और तथ्य खामनेई के खिलाफ मादुरो जैसे ऑपरेशन का सबूत बनकर सामने आया। मित्रों, वेनेजुएला की राजधानी काराकस से मादुरो को किडनैप करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना की स्पेशल यूनिट यानी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। इसी डेल्टा फोर्स को दोबारा एक्टिवेट किया जा चुका है और अब इस फोर्स से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने यह पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी थल सेना के ये दस्ते 2 हफ्ते तक चलने वाले सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल यूनिट्स के साथ ही साथ अमेरिकी मिसाइल फोर्स भी ईरान में टारगेट्स को चिन्हित कर रही है। इन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु संयंत्रों के साथ साथ सैन्य अड्डों पर भी मिसाइल दागी जाएगी। मित्रों, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में इस नई महाभारत की स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना आज लिख दिया। डेल्टा फोर्स के अभ्यास के साथ ही अब ट्रंप ने घातक नौसैनिक बेड़ों की तैनाती पर भी बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अब हम आपको ट्रंप का वो ऑर्डर दिखाने जा रहे हैं जिसे युद्ध की तरह पहला कदम करार दिया जा रहा है। मित्रों, ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी नौसेना का दूसरा स्ट्राइक ग्रुप यानी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ गया है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़ा पहले से ईरान के नजदीक तैनात है। अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भी पहले बेड़े के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ईरान के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में फौज तैनात होने का एक ही मतलब है कि अब ट्रंप ने खलीफा पर फाइनल एक्शन का फैसला कर लिया है। मित्रों, ट्रंप के प्लान के जवाब में ईरान का खेमा क्या कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेहद गौर से देखना चाहिए कि ईरान को अमेरिका की कितनी बड़ी फायर पावर ने चारों तरफ से घेर लिया है। मित्रों, अगर अमेरिकी नौसेना के अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड की बेड़े की कुल ताकत की बात करें तो इन दोनों बेड़ों पर तकरीबन 12,000 अमेरिकी नौसैनिक तैनात रहते हैं। इन दोनों बेड़ों पर कुल 180 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके साथ ही दोनों बेड़ों को 1500 मिसाइल्स की फायर पावर भी हासिल है। समुद्री लड़ाई के लिए इन दोनों बेड़ों के पास 20 भारी तोप हैं। इतनी बड़ी तैयारी और तैनाती सिर्फ और सिर्फ
युद्ध जैसी स्थिति में ही की जाती है। मित्रों, डीएनए में हमने आपको पहले भी बताया था कि बातचीत की आड़ में ट्रंप सैन्य तैनाती को पुख्ता करने की प्लानिंग कर रहे थे, और आज की खबर इस बात की पुष्टि करती है कि ट्रंप ने सैन्य तैनाती को पूरा कर लिया है। मित्रों, एक तरफ ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी नौसेना की हलचल बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिकी थल सेना को भी लामबंद करना शुरू कर दिया है। अब से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य अड्डे फोर्ट ब्रैग पहुंचे थे। फोर्ट ब्रैग से भी ट्रंप ने ईरान के लिए सख्त संदेश जारी किया। मित्रों, ईरान का खेमा भी समझ चुका है कि अब ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। इसी वजह से अब ईरान के प्रॉक्सी यानी आतंकी गुट भी सीधी धमकियां देने लगे हैं। इन धमकियों को समझने के लिए आपको ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों का एक बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हूती आतंकी गुट अंसराउल्लाह ने कहा है, हमारी वफादारी ईरान और उसके शासन के प्रति आज भी कायम है। हम अमेरिका और इजराइल को बता देना चाहते हैं कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो हम लाल सागर को दोबारा बाधित कर देंगे। इस इलाके से किसी भी देश का जहाज आवाजाही नहीं कर पाएगा। मित्रों, पिछली बार हमास के समर्थन में हूती आतंकवादियों ने लाल सागर के व्यापारिक रूट को बंद कर दिया था। जो भी जहाज गुजरता था उस पर हमला कर दिया जाता था। इन हमलों की वजह से इजिप्ट को $9 बिलियन का नुकसान हुआ था। इजराइल के एलियट बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही 85% कम हो गई थी। लंबे रूट से जाने वाले जहाजों को हर चक्कर में $1 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा था। ट्रंप की प्लानिंग और हूती आतंकवादियों की धमकी बताती है कि ईरान से युद्ध शुरू होते ही दुनिया में दोबारा सप्लाई चेन और आर्थिक अस्थिरता जैसे हालात पैदा होने तय हैं। डीएनए मित्रों, ईरान समर्थित खेमा ट्रंप के वार से निपटने के लिए धमकियां दे रहा है, तो पूर्वोत्तर में चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आज हम आपके सामने देश के हाईवे की इसी अटैकिंग पावर का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले असम के डिब्रूगढ़ मोरन हाईवे की कुछ तस्वीरें बेहद गौर से देखनी चाहिए। आज भारतीय वायुसेना ने इस हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान C-130 सुपर हरक्यूलिस के साथ साथ सुखोई 30 और रफाल जैसे विमानों ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किए। फाइटर जेट्स के साथ साथ भारतीय वायुसेना के ALH यानी एडवांस्ड लैंडिंग हेलीकॉप्टर ने भी इस हाईवे से उड़ान भरी। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। एयरफोर्स की इस टेस्टिंग की वजह के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे आखिर होता क्या है। मित्रों, इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे उस मार्ग को कहा जाता है जहां से भारी कार्गो विमान और फाइटर जेट्स उड़ान भर सके। ये हाईवे दूसरे मार्गों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं ताकि ये फाइटर जेट के वजन और उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को बर्दाश्त कर सके। आमतौर पर ऐसे हाईवे की चौड़ाई 33 से 35 मीटर होती है और हाईवे के दोनों तरफ तारबंदी की जाती है ताकि लैंडिंग के वक्त कोई वाहन या जानवर विमान के सामने ना आ जाए। ये हाईवे युद्ध जैसे आपातकाल के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर शत्रु के हमले में कोई एयरबेस बर्बाद हो जाए तब भी विमान ऐसे इमरजेंसी हाईवे से जवाब देने के लिए उड़ान भर सकते हैं। मित्रों, हमारे देश में अब तक कुल 28 इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बन चुके हैं। इमरजेंसी हाईवे बनाने के क्षेत्र में आज भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। असम के इस हाईवे पर कामयाब टेस्टिंग का सीधा मतलब है कि चीन से आने वाले खतरे के लिए भारतीय एयरफोर्स खुद को तैयार कर रही है। हालांकि लंबे वक्त से चीन ने भारत के पूर्वोत्तर की तरफ किसी बड़ी करतूत को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन लद्दाख की LAC पर मात खाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन की अगली साजिश पूर्वोत्तर के मोर्चे पर होगी। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि पिछले कुछ साल में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर को ध्यान में रखते हुए 2 बड़े इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे विकसित कर लिए। अब हम आपको चीन की इसी सैन्य तैयारी की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, चीन ने तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक हाईवे नंबर 219 बना लिया है। यह हाईवे लद्दाख से लेकर अरुणाचल की LAC तक आता है। इसके साथ साथ चीन ने लहासा और यिंगची को जोड़ने वाला इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे भी पूरा कर लिया है। अपने दक्षिणी छोर पर यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 50 किलोमीटर तक दूर पहुंच जाता है। मेडॉग में चीन एक और ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार कर रहा है। मित्रों, चीन की इन्हीं सामरिक तैयारियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने पूर्वोत्तर में पहले सड़कों और पुलों का नेटवर्क खड़ा किया और अब इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार किए जा रहे हैं।
मित्रों, चीन के साथ साथ भारत के खिलाफ नफरत पालने वाले पाकिस्तान ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। आसिम मुनीर की फौज ने भी 3 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार करने की कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान का एक ही हाईवे टेस्टिंग में कामयाब साबित हुआ। मित्रों, देखने में ये इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे एक आम सड़क की तरह लगते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि हाईवे को फाइटर जेट का रनवे बनाने का आइडिया इस दुनिया में कैसे आया। अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। मित्रों, 1967 में इजराइल ने अरब देशों के गठबंधन के साथ 6 दिन का युद्ध लड़ा था। अरब देशों के गठबंधन की वायुसेना में विमानों की तादाद ज्यादा थी। यह फैक्टर इजराइल के लिए बड़ा खतरा था। इसी वजह से इजरायली एयरफोर्स ने सबसे पहले अरब देशों के एयरबेस यानी विमानों के उड़ने वाले केंद्रों पर बमबारी कर दी। इस बमबारी की वजह से सैन्य अड्डों के रनवे तबाह हो गए और अरब देशों के फाइटर जेट जवाबी हमले के लिए उड़ान नहीं भर पाए। इसी कार्रवाई का नतीजा था कि सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने अरब देशों के गठबंधन को हरा दिया था। मित्रों, इस युद्ध से सामरिक दुनिया के जानकारों को यह पता चला कि वायुसेना के अड्डे और रनवे दोनों बड़े हवाई हमले की सूरत में निष्क्रिय साबित हो सकते हैं। इसी दिक्कत से निपटने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बनाने का आइडिया सामने आया, ताकि रनवे तबाह होने की स्थिति में भी फाइटर जेट उड़ान भर सकें या फिर लैंडिंग कर सकें। मित्रों, भारत ने वर्ष 2021 में अपना पहला इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार किया था और सिर्फ 5 साल के अंदर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बनाने वाला देश बन गया। देश तकनीक से लेकर युद्ध के साजो सामान तक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में एक ऐसा भी वर्ग है जो रिवर्स गियर में चल रहा है। ये लोग संवैधानिक अधिकार और आजादी के नाम पर विद्वेष पैदा कर रहे हैं। समय के पहिए को पीछे घुमाकर ये लोग भारत को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जहां कट्टरपंथी उन्माद उफान पर होता है। अब हम इसी एंटी प्रोग्रेसिव सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, राष्ट्रवादियों के आक्रोश के आगे नतमस्तक होते हुए मालेगांव की डिप्टी मेयर ने अपने ऑफिस से टीपू सुल्तान की फोटो हटा दी। 24 घंटे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था, मालेगांव की डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद ने अपने सरकारी ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है। ये तस्वीर कैसे डिप्टी मेयर के ऑफिस में पहुंची हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए टीपू भक्ति में डूबी मालेगांव की डिप्टी मेयर ने कहा क्या। अगर टीपू सुल्तान साहब की भी वहाँ तस्वीर थी तो कोई विवाद की बात नहीं। कही थी कि ऑफिस जो है बिल्कुल खस्ता हाल है, उसकी रिपेयरिंग का काम होना है, तो वहाँ अगर कोई फोटो लगेगी तो विखंडित हो सकती है, खंडित हो सकती है, इसलिए वो हटाई गई हो। शब्दों को समझिए। अपनी सोच के महापुरुष की फोटो लगाएंगे, मतलब इतिहास में जिस टीपू सुल्तान पर हिंदुओं के नरसंहार का आरोप लगता है, जिस पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगता है, इतिहास में मंदिरों को तोड़ने वाला बताया गया है, वही टीपू सुल्तान मालेगांव की डिप्टी मेयर को अपनी सोच के महापुरुष लगते हैं। इन टीपू सुल्तान की तस्वीर मालेगांव की मेयर और डिप्टी मेयर को कुछ कट्टरपंथियों ने गिफ्ट में दी थी। समझ रहे हैं? ये रहते हैं मालेगांव में, महाराष्ट्र में, लेकिन तस्वीर गिफ्ट की टीपू सुल्तान की। ये छत्रपति शिवाजी को नहीं, टीपू को अपना आदर्श मानते हैं और डिप्टी मेयर उसे अपनी सोच का महापुरुष कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि रेनोवेशन के लिए ये तस्वीर हटाई गई है, लेकिन फिर से इस तस्वीर को हॉल में लगाएंगे। यानी इस सरकारी दफ्तर की दीवार पर फिर से टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी दिखाई देगी। मित्रों, टीपू सुल्तान की तस्वीर मालेगांव की मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को गिफ्ट में दी गई। मेयर नसरीन शेख ने तस्वीर तो ले ली, लेकिन उसे दफ्तर में नहीं लगाया, लेकिन डिप्टी मेयर ने उस तस्वीर को अपने सरकारी दफ्तर में सजा लिया। मित्रों, टीपू ने 1785 से 1787 तक मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उसी टीपू की तस्वीर छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र में सरकारी ऑफिस में सम्मान के साथ टांग दी गई। सवाल यह है कि आखिर मालेगांव की डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों है? इसका जवाब है वैचारिक जुड़ाव। डिप्टी मेयर अब भी गलती नहीं मान रही है, टीपू की तस्वीर दोबारा लगाने की बात कह रही हैं। यह कट्टरपंथी वैचारिक फेविकोल का बहुत ही मजबूत जोड़ है। मित्रों, आपको याद ही होगा, मालेगांव नगर निगम में इस्लाम पार्टी की जीत हुई थी। पार्टी का नाम ही इस्लाम है, इसकी विचारधारा समझ सकते हैं। इस्लाम पार्टी वाली विचारधारा को टीपू सुल्तान अपनी सोच वाले महापुरुष लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, धर्मांतरण कराए। मित्रों, मुद्दा सिर्फ एक तस्वीर का नहीं है, ये उन्मादी विचार का विस्तार है। ये महाराष्ट्र की पहचान बदलने वाली सोच का प्रदर्शन है। सोचिए, एक नगर निगम में सत्ता में आते ही इस्लाम पार्टी और उनके वैचारिक मित्रों ने महापुरुषों की सूची को अपडेट कर दिया
अपनी सोच वाले महापुरुषों की तलाश की और टीपू सुल्तान की तस्वीर वहां टांग दी। अगर इस्लाम पार्टी और उनके वैचारिक मित्र महाराष्ट्र में सत्ता में आए तो क्या छत्रपति शिवाजी की जगह औरंगजेब और अफजल खान की तस्वीर लगाएंगे? क्या ये महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी के शौर्य, समावेशी नीति और स्वराज से नहीं, औरंगजेब, अफजल खान और टीपू सुल्तान की विस्तारवादी, अतिवादी सोच से करना चाहते हैं? इसलिए अब छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के हर सरकारी ऑफिस में एक तस्वीर लगाई जाएगी। इस तस्वीर में शिवाजी महाराज अफजल खान का वध करते दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर कट्टरपंथ पर स्वराज की जीत का प्रतीक होगी। मेयर साहिबा का निषेध करता हूं मालेगांव की आवाम की तरफ से, क्योंकि टीपू सुल्तान एक क्रूर कर्मा राजा था, हिंदू विरोधी राजा था। टीपू सुल्तान के दरबारी जो लेखक थे मीर हुसैन अली किरमान, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान एक किताब में खुद ने लिखा है कि मैसूर के राजा को हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उन्होंने गद्दारी से मैसूर के महान हिंदू राजा को पदच्युत किया। कोई अपने घर में किसी की भी तस्वीर लगाए आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सरकारी दफ्तरों में किसकी तस्वीर लगेगी, इसको लेकर प्रोटोकॉल होता है। मित्रों, सरकारी दफ्तर में आमतौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाती है। कुछ राज्यों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की फोटो भी लगाई जाती है। राज्य सरकार के कार्यालयों में महात्मा गांधी, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ साथ वर्तमान मुख्यमंत्री की फोटो भी लगाई जाती है। कुछ राज्यों में इनके साथ स्थानीय महापुरुषों की फोटो भी लगाई जाती है। लेकिन मालेगांव में प्रोटोकॉल को तोड़कर अपनी सोच वाले महापुरुषों के तौर पर टीपू सुल्तान की तस्वीर डिप्टी मेयर के ऑफिस में लगा दी गई। हालांकि अब यह तस्वीर हट गई है, लेकिन टीपू प्रेमी भावना, कट्टरपंथी विचार इनके मन में अभी भी जिंदा है। इसलिए आज हम कहेंगे ये सिर्फ एक तस्वीर का मुद्दा नहीं है, ये सोच का मुद्दा है। यही सोच मनभेद की दीवार खड़ा करती है, बंटवारा कराती है। आज ये सोच मालेगांव में दिख रही है, कल इसका विस्तार दूर तक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस सोच को जड़ से खत्म किया जाए। डीएनए मित्रों, अब हम यूजीसी के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, ये तस्वीर दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, वो यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाई करने का सपना देश के अलग अलग राज्यों के छात्र देखते हैं। यहां यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में लेफ्ट छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी कवरेज के लिए एक यूट्यूबर वहां पहुंची थी, लेकिन जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछा तो वो आक्रामक हो गए। आरोप है कि भीड़ ने महिला यूट्यूबर पर हमला कर दिया, उनका हाथ पकड़ा, गला पकड़ा और बाल खींचे। दावा यह भी किया गया कि भीड़ में मौजूद लोग उस वक्त और आक्रामक हो गए जब उन्हें पता चला कि महिला यूट्यूबर ब्राह्मण है। आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने जाति का नाम लेकर यूट्यूबर को धमकी दी। ब्राह्मण होने की वजह से उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया। यहां तक कि छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया। महिला यूट्यूबर से बदसलूकी करने वालों में कई लड़कियां भी शामिल थीं। उन्होंने चारों तरफ से यूट्यूबर को घेर लिया था। एक लड़की को कई लड़कियों ने पकड़कर रखा था और उसे घसीटने की कोशिश की। महिला यूट्यूबर बदहवास दिख रही थी, चलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। इसके बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं गया। वहां पुलिस भी मौजूद थी। आरोप है कि पीड़ित ने पुलिस से मदद की, गुहार भी लगाई, लेकिन फिर भी पुलिस तत्काल दखल नहीं दे पाई। देश की राजधानी में जो है सुरक्षित नहीं है, तो इंसान कैसे माने इंसान की गांव-गांव में महिलाएं सुरक्षित होंगी? सुना आपने किस तरह एक महिला के साथ बदतमीजी की गई, जाति के नाम पर जहर उगला गया। आरोपों के मुताबिक यूजीसी के नियमों के पक्ष में प्रदर्शन करने वालों में कुछ प्रोफेसर भी शामिल थे। उनकी मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने यह नहीं कहा कि जाति के नाम पर किसी को टारगेट करना गलत है। डीएनए मित्रों, इस घटना के बाद भी हंगामा चलता रहा। महिला यूट्यूबर के ऊपर हमले के विरोध में मॉरिस नगर थाने के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने जब मामला दर्ज किया उसके बाद यह हंगामा थमा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का आरोप है जो यूट्यूबर आरोप लगा रही हैं, उन्होंने ही मामले को भड़काया है। कल जो हमारे साथ हुआ 2 सेकंड से बचे हैं। अभी मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ हो जाए, लेंगी जिम्मेदारी। जो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, उस महिला का एक इतिहास है, लगातार उसकी सारी वीडियोस जाकर देखिए। डीएनए मित्रों, सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर चिंता जताते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। हर किसी को यह भरोसा रखना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत संविधान के मुताबिक फैसला सुनाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जगह कुछ लोग, कुछ संगठन अपने ही फैसले को लोगों पर थोपने में लगे हुए हैं। वो इन नियमों की आड़ में जाति के मुद्दे को सुलगाने में लगे हुए हैं। कल के डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि जेएनयू कैंपस में भी लेफ्ट छात्र संगठनों ने ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी